तो सरस्वत एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आपका स्वागत है। हम लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिस्कस कर रहे थे और लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, कॉरियोलिस फोर्स या कॉरियोलिस बल के बारे में डिस्कस किया था। अब कॉरियोलिस बल हमको पता है कि कॉरियोलिस बल या कॉरियोलिस फोर्स क्या है। अगर कोई बॉडी है वो किसी ऐसे फ्रेम में है जो रोटेट हो रहा है, तो उस केस में अगर स्टेशनरी फ्रेम में उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, पर अगर वही बॉडी रोटेटिंग फ्रेम के अंदर है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता हुआ महसूस होता है। इट एक्सपीरियंस अ फोर्स इन रोटेटिंग फ्रेम। और ये जो हमारा फोर्स है, इस फोर्स को हमको बोलते हैं कॉरियोलिस फोर्स। दिस इज एक्चुअली सुडो फोर्स और फिक्सिस फोर्स। वास्तविक बल ये नहीं है, ये बल एक्चुअली में क्या अभिकल्पित है या आभासी बल है। कौन सा? कॉरियोलिस बल। तो अगर बॉडी हमारे किसी ऐसे फ्रेम में हो जो रोटेट कर रहा है, किसके रेस्पेक्ट में? किसी स्टेशनरी फ्रेम के रेस्पेक्ट में, उस केस में बॉडी के ऊपर स्टेशनरी फ्रेम में कोई भी बल नहीं लगता है। नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी इन स्टेशनरी फ्रेम। पर वही बॉडी रोटेटिंग फ्रेम के अंदर एक बल महसूस करती है, एक फोर्स महसूस करती है। उस फोर्स को हमने बोला है कॉरियोलिस फोर्स या कॉरियोलिस बल। अब ये जो हमारा कॉरियोलिस फोर्स है, इसका एप्लीकेशन क्या होगा वो हम बाद में लेंगे। पहले हम इसका इफेक्ट लेते हैं। तो हमारा जो अभी का टॉपिक है वो क्या है? इफेक्ट ऑफ कॉरियोलिस फोर्स। इफेक्ट ऑफ कॉरियोलिस फोर्स। हिंदी में लिख देता हूं, हिंदी में क्या हो जाएगा? कॉरियोलिस बल का प्रभाव। तो कॉरियोलिस फोर्स का क्या इफेक्ट है वो हमको लेना है। नाउ सबसे पहले हम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? सबसे पहले जो हमारा है वो है, इसको मैं पॉइंट ए कर देता हूं। व्हेन ए लार्ज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी is given to the body, is given to the body। हिंदी में क्या लिखे इसको? हिंदी में हम इसको लिख देते हैं, जब वस्तु को एक अधिक क्षैतिज वेग प्रदान किया जाता है। अब बॉडी को हम क्या दे रहे हैं? लार्ज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर बॉडी को आप लार्ज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी या बहुत अधिक मान का क्षैतिज बल प्रोवाइड करते हो, क्षैतिज वेग प्रोवाइड करते हो, तो उस अवस्था में कॉरियोलिस बल का क्या प्रभाव होगा उसके बारे में हमको यहां पर डिस्कस करना है। तो सबसे पहले मैं इसका डायग्राम बना देता हूं। ये रोटेट हो रहा है विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ओमेगा इसका कोणीय वेग है। नाउ अब ओमेगा किसका कोणीय वेग है? ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ। तो पृथ्वी का कोणीय वेग हमने ओमेगा माना है। तो ओमेगा क्या है? ओमेगा
एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ, पृथ्वी का कोणीय वेग ओमेगा है। तो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से हमारी अर्थ रोटेट हो रही है, पृथ्वी घूर्णन कर रही है। अब एक्चुअल में जो आपके अर्थ है वो अपनी एक्सिस पे भी रोटेट करती है एंड सन के चारों तरफ भी रोटेट करती है। तो ये क्या है, ये अपने एक्सिस पे भी रिवॉल्व करेगी, अपने अक्ष पर परिभ्रमण करती है और साथ में सूर्य के चारों तरफ चक्कर भी लगाती है। पर एक्चुअल में क्या है, सन के चारों तरफ जो रिवॉल्व हो रही है रिवॉल्विंग स्पीड ऑफ अर्थ, पृथ्वी का परिभ्रमण वेग। अब रिवॉल्विंग स्पीड कैसे होगी, अर्थ सन के चारों तरफ जो इसका मोशन है, सूर्य के चारों तरफ जो जिस स्पीड से चक्कर लगाती है उसको हम बोल रहे हैं परिभ्रमण वेग या रिवॉल्विंग स्पीड। अब इसका जो मान है दिस इज वेरी मच लेस देन एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ, पृथ्वी के कोणीय वेग के सापेक्ष परिभ्रमण वेग का मान अत्यंत कम होता है। इसलिए ये जो सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है उसको हम यहां पर इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, ठीक है। रिवॉल्विंग स्पीड इसकी बहुत कम होगी इसलिए इसको हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। अपने अक्ष पर ये जो घूम रही है उसी को हमने इंक्लूड किया है जो हमारा ओमेगा है। अब कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस या कोई भी निर्देश तंत्र जो रोटेट होता है, घूर्णन करता है, वो हमारा क्या होगा, वो एक्सेलरेटिंग फ्रेम होता है या जड़त्वीय निर्देश तंत्र नहीं होता है, ठीक है। तो क्या है, रोटेटिंग फ्रेम हमारा कोई भी फ्रेम, एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ अर्थ इज रोटेटिंग फ्रेम। पृथ्वी पर स्थित कोई भी निर्देश तंत्र होगा उसको हम क्या बोलेंगे, वो हमारा रोटेटिंग फ्रेम होगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस on earth is rotating frame of reference, rotating frame of reference, हिंदी में लिख देते हैं पृथ्वी पर स्थित सभी निर्देश तंत्र घूर्णी निर्देश तंत्र होते हैं। तो अर्थ के ऊपर कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा वो हमारा क्या होगा, रोटेटिंग फ्रेम होगा। अब हम इस डायग्राम पे आ रहे हैं। अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, इसका जो एक्स वाई जेड है उसको हम किस डायरेक्शन में ले रहे हैं, उसको मैं आगे लिख देता हूं। लेट एक्स वाई जेड एक्सिस इज अलोंग, एक्स वाई जेड अक्ष किस दिशा में मान रहे हैं, अलोंग ईस्ट पूर्व में, नॉर्थ उत्तर में एंड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन।
एंड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन रेस्पेक्टिवली। अब एक्स वाई जेड अक्ष को हमने किसके अनुदिश माना है? एक्स वाई जेड किसके हैं? एक्स वाई जेड जो हमारे एक्सिस हैं वो एक्चुअल में हम पहले जो डायग्राम ले रहे थे उस डायग्राम की बात कर रहे हैं। तो एक्स वाई जेड एक्सिस हमारे, एक्स हमारा ईस्ट में है, वाई हमारा नॉर्थ में है और जेड हमारा वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में है। हिंदी में लिख देता हूं, कोमा लगा दो यहां पर। माना एक्स वाई जेड अक्ष क्रमशः पूर्व ईस्ट में, उत्तर नॉर्थ में तथा ऊर्ध्वाधर ऊपर की दिशा में है। तो पूर्व में, उत्तर और ऊर्ध्वाधर ऊपर की दिशा में क्या है? हमारे एक्स वाई तथा जेड एक्सिस। अब इन एक्सिस के अलोंग हम यूनिट वेक्टर या इकाई सदिश आई डैश, जे डैश और के डैश मान लेते हैं। तो मैं पीछे डायग्राम में चलता हूं। सो पहले मैं यहां पर कोई एक पार्टिकल मान लेता हूं। सपोज यहां पर मेरा कोई पार्टिकल है और ये जो पार्टिकल है इसका लैटिट्यूड, ये अक्षांश हमारा लेम्डा है। क्लियर है? नाउ इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हम आई डैश मान रहे हैं, इस डायरेक्शन में जे डैश मान रहे हैं और वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन मतलब इस डायरेक्शन में हम के डैश कैप मान लेते हैं। अब आप क्या कर रहे हो? इसको लार्ज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्रोवाइड कर रहे हो, एक बहुत अधिक मान का क्षैतिज वेग प्रोवाइड कर रहे हो, और ये जो हमारा वेग है ये हमारा v है। तो v क्या है? v आपने जो लार्ज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्रोवाइड करी है वो हमारी v है। तो ये हमारा आई डैश कैप, ये हमारा जे डैश कैप और ये हमारा के डैश कैप है। और लेमडा हमने क्या लिया? लेमडा यहां पर ये जो कण है, ये जो पार्टिकल है जिसको मैंने p बोला है, ये जो पार्टिकल p है इसका अक्षांश क्या है? लेमडा है। तो लेमडा क्या है? लेमडा लैटिट्यूड ऑफ पार्टिकल p। क्या हो गया? कण p का अक्षांश है। कौन सा? लेमडा। अब आई डैश, जे डैश और के डैश आपने डायग्राम में दिखाई दिए हैं। अब हम क्या करते हैं? हमने बोला लार्ज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी या बहुत अधिक मान का क्षैतिज वेग हमने दिया है v, जो आपका वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में है, ऊर्ध्वाधर दिशा में है। अब हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में v दिया है। अब v हमारा क्या है? v इज इक्वल टू डी डैश आर अपॉन dt। v dr बाई dt होता है। अब यहां पर आप रोटेटिंग फ्रेम की बात कर रहे हो, इसलिए डिफरेंशियल ऑपरेटर हमने क्या लिया? डी डैश बाई dt। और इसकी वैल्यू क्या है? दिस इज v x आई डैश प्लस v y जे डैश
एंड यहां पर वी जेड हमारा क्या है, 0 है, तो v हो गया वी एक्स आई डैश प्लस वी वाई जेड एस। अब हम ओमेगा की बात करते हैं। अब ओमेगा का अगर लोगे कंपोनेंट, ओमेगा क्या था, ओमेगा हमारा एंगुलर वेलोसिटी थी किसकी, अर्थ की। तो ओमेगा को अगर आप लेमडा के टर्म्स में लिखोगे तो ओमेगा हमारा है ओमेगा कॉस लेमडा जेड एस प्लस ओमेगा साइन लेमडा के डैश, ये हमारा ओमेगा है। अब कॉरियोलिस फोर्स की हम बात कर रहे हैं। कॉरियोलिस बल कल हमने निकाला था। अब कॉरियोलिस फोर्स का जो फॉर्मूला था वो हमारा क्या था, एफ टी, जिसको हमने कॉरियोलिस बल बोला था, ये था हमारा ट्वाइस एम ओमेगा क्रॉस वी। तो पहले हम ओमेगा क्रॉस वी निकाल देते हैं, फिर -2m से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको कॉरियोलिस बल मिल जाएगा जो कि हमारा एफ टी है। तो ओमेगा आपके पास में, वी आपके पास में, ओमेगा क्रॉस वी निकालो। सो ओमेगा क्रॉस वी आपको निकालना है, डिटरमिनेंट बना देते हैं। यहां क्या हो जाएगा, आई डैश जे डैश के डैश। अब पहले आपको ओमेगा का लेना है। अब ओमेगा के अंदर आई डैश का कोई भी कंपोनेंट नहीं है तो 0, जे डैश का कंपोनेंट क्या है, ओमेगा कॉस लेमडा, और के डैश का कंपोनेंट क्या है, ओमेगा साइन लेमडा। क्लियर है। अब हम v की बात करते हैं। तो आई डैश का कंपोनेंट क्या है, वी एक्स, जे डैश का कंपोनेंट वी वाई, और के डैश का कोई कंपोनेंट नहीं है, तो ये आ गया। अब इसको आप ओपन कर दो, फिर -2m से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर मैं इसको ओपन करूं तो मेरे को क्या मिलेगा, पहले आई डैश वाला लोगे तो ये आप छोड़ोगे, ये छोड़ोगे, ये 0, और आपको ये मिल जाएगा माइनस। तो ये क्या आ गया, ये हमारा हो गया माइनस ओमेगा वी वाई साइन लेमडा आई डैश के। अब हम जेड एस की बात करते हैं। तो जेड एस आपको लेना है, तो माइनस जेड एस माइनस जेड एस, इसको इससे किया ये 0, फिर ये आ जाएगा माइनस, तो क्या हो गया माइनस ओमेगा वी एक्स साइन लेमडा। अब अगर हम केडेस की बात करें तो केडेस के साथ में क्या जाएगा, प्लस केडेस, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, 0 माइनस ओमेगा वी एक्स कॉस लेमडा, तो माइनस ओमेगा वी एक्स कॉस लेमडा। तो हमको ओमेगा क्रॉस वी की वैल्यू ये मिल गई। अब आपको एफ टी निकालना था, तो इसको अगर मैं -2m से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे को कॉरियोलिस बल मिल जाएगा जो कि हमारा एफ सी है। तो कॉरियोलिस बल क्या हो जाएगा, देयरफॉर एफ टी इज इक्वल टू, -2m से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो मैं माइनस को बाहर रख देता हूं और यहां से भी माइनस कॉमन ले लेता हूं, जो कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2m। ओमेगा सब में से कॉमन निकाल देते हैं तो ओमेगा। अब ब्रैकेट में क्या बचा हुआ है, यहां पर हो गया वी वाई साइन लेमडा, वी वाई साइन लेमडा आई डैश कैप। ये माइनस प्लस हो गया, पर आपने इस माइनस की वजह से, माइनस यहां से कॉमन लिया तो वापस माइनस आ जाएगा, तो जाएगा माइनस वी एक्स साइन लेमडा जेड एस कैप, ये माइनस आपको ऑलरेडी बाहर आ चुका है, तो प्लस वी एक्स कॉस लेमडा के डैश, तो हमको ये मिल गया। तो एफ सी की वैल्यू क्या आ गई, ट्वाइस एम ओमेगा वी वाई साइन लेमडा आई डैश माइनस वी एक्स साइन लेमडा जे डैश प्लस वी एक्स कॉस लेमडा के डैश, ये हमको एफ सी की वैल्यू मिल गई। अब अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं, परिमाण निकालूं, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रूट के अंदर आई जे और के जो कॉफिशिएंट है, जो गुणांक है, उनका स्क्वायर करके आपको ऐड करना है। तो वो हम निकाल लेते हैं, वो क्या आता है
सो ये क्या आ जाएगा वो हम देख लेते हैं। सो एफ सी इज इक्वल टू 2m ओमेगा, तो आपका बाहर आ ही जाएगा। अब हम रूट की बात कर रहे हैं। आई डैश, जे डैश और के डैश के जो कोफिशिएंट हैं उनका स्क्वायर करके आपको ऐड करना है। तो आई डैश का क्या हो जाएगा, वी वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर लेमडा। जे डैश का क्या हो जाएगा, प्लस वी एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर लेमडा। और के डैश का क्या हो जाएगा, ये हमारा के डैश था, वी एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेमडा। अब हम इसमें और इसमें वी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे आप वी एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे, ब्रैकेट में क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर लेमडा प्लस साइन स्क्वायर लेमडा जो 1 होता है। इसलिए एफ सी हमको क्या मिल गया, तो एफ सी इज इक्वल टू 2m ओमेगा रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर लेमडा। तो हमको ये क्वेश्चन मिल गई है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गई। साइन स्क्वायर लेमडा, सॉरी हटा देता हूं, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे, ये हटाया है। पेन में ब्लैक ले लेता हूं। तो ये मेरा रूट आ गया और इक्वेशन को मैं पूरा बना देता हूं। ये हमारी इक्वेशन हो गई। सो एफ सी इक्वल टू ट्वाइस एम ओमेगा रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर लेमडा। तो हमको ये इक्वेशन मिल गई। अब एफ सी का मैं हॉरिजेंटल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट निकालूंगा कि एफ सी का क्षैतिज मान क्या होगा, या क्षैतिज घटक क्या होगा और ऊर्ध्वाधर घटक क्या होगा। अब अगर आपको हॉरिजेंटल कंपोनेंट निकालना है, क्षैतिज घटक निकालना है, तो अगर हॉरिजेंटल कंपोनेंट लोगे तो वहां पर आपका के डैश कैप वाला कंपोनेंट नहीं होगा, और अगर आपको वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है तो के डैश वाला कंपोनेंट होगा, बाकी नहीं होंगे। तो इसको मैं आगे कर लेता हूं। सो एफ सी हमने निकाला था, एफ सी क्या था, ट्वाइस एम ओमेगा ब्रैकेट के अंदर वी वाई साइन लेमडा आई डैश कैप माइनस वी एक्स साइन लेमडा जे डैश कैप प्लस वी एक्स कॉस लेमडा के डैश कैप, ये हमारे पास में था। अब पहले हम हॉरिजेंटल कंपोनेंट की बात करते हैं, क्षैतिज घटक की बात करते हैं। सो हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ एफ सी, एफ सी का क्षैतिज घटक। अब हॉरिजेंटल कंपोनेंट लें, इसका मतलब ये केडस वाला पार्ट नहीं लोगे, बाकी सब लोगे। तो एफ सी हॉरिजेंटल क्या आ गया, तो एफ सी हॉरिजेंटल हमारा हो जाएगा
ट्वाइस एम ओमेगा वी वाई साइन लेमडा आई डैश कैप माइनस वी एक्स साइन लेमडा ये डैश कैप। तो साइन लेमडा भी आपको बाहर ले लेना चाहिए था, पर मैंने यहां पर नहीं लिया, कोई बात नहीं। अब मैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल देता हूं, परिमाण निकाल लेता हूं। तो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं एफ सी हॉरिजेंटल का या एफ सी क्षैतिज का, ठीक है, 2m ओमेगा तो अपनी जगह पर। अब आपको आई जे और के यहां पर नहीं है, पर के होता तो वो भी लेते। उनके जो कंपोनेंट हैं, उनके जो कोफिशिएंट है, उनके जो गुणांक हैं, उनका स्क्वायर करना है, ऐड करना है और रूट लेना है। तो रूट में हमको क्या मिलेगा, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर लेमडा भी हमारा बाहर आ जाएगा, तो इसको भी बाहर ले लेता हूं। देखिए क्या हो गया, ट्वाइस एम ओमेगा साइन लेमडा रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ही लिख देता हूं। ट्वाइस एम ओमेगा साइन लेमडा रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, ये हमारा हॉरिजेंटल कंपोनेंट हो गया। अब हम वर्टिकल कंपोनेंट की बात करते हैं, ऊर्ध्वाधर घटक की बात करते हैं। तो अगर आपको ऊर्ध्वाधर घटक की बात करनी है, इसका मतलब आपको केवल के वाला कोफिशिएंट लेना है, आई और जे वाला कोफिशिएंट नहीं लेने हैं, आई और जे वाले गुणांक नहीं लेने हैं। तो वर्टिकल हम ले लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एफ सी। एफ सी का एफ सी का ऊर्ध्वाधर घटक। तो एफ सी का ऊर्ध्वाधर घटक ले लेते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, एफ सी वर्टिकल इज इक्वल टू, अब आपको केवल लेना है, बाकी कोई भी नहीं लेने हैं। तो क्या हो गया, ट्वाइस एम ओमेगा वी एक्स कॉस लेमडा, ट्वाइस एम ओमेगा वी एक्स कॉस लेमडा, और के डैश तो साथ में लगाई दो, के डैश कैप। अब अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं, तो मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, ट्वाइस एम ओमेगा वी एक्स कॉस लेमडा। अब इसको हम थोड़ा सा और देख सकते थे, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा वी होता है। तो इसको मैं क्या लिख दूं, ट्वाइस एम ओमेगा साइन लेमडा वी, क्योंकि टोटल वेलोसिटी हमारी वी थी, और वी क्या था, रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, क्योंकि वी हमने लिखा था, वी था वी एक्स आई डैश प्लस वी वाई जे डैश। तो अगर आप इसका मैग्नीट्यूड लोगे या परिमाण लोगे, तो क्या जाएगा, रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो ये हमको वर्टिकल मिल गया। इसका भी मैं मैग्नीट्यूड निकाल देता हूं, परिमाण निकाल लेता हूं। तो मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, एफ सी वर्टिकल का मैग्नीट्यूड आ गया ट्वाइस एम ओमेगा वी एक्स कॉस लेमडा, हमको परिमाण मिल गया। कॉस लेमडा ये आ गया। नाउ एफ सी ओरिजेंटल हमने ये निकाला है। अब ये जो मान है, ये सब हमारा लेमडा पर डिपेंड करता है,
कि लेमडा आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर हम नॉर्थन हेमिस्फेयर में है, उत्तरी गोलार्ध में है, तो अगर आप नॉर्थन हेमिस्फेयर में हो तो उस केस में लेमडा हमारा पॉजिटिव होता है, क्योंकि आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हो। तो अगर लेमडा या अक्षांश हमारा धनात्मक या पॉजिटिव है तो उस केस में ये जो आपका कॉरियोलिस फोर्स लगेगा या कॉरियोलिस बल लगेगा, उसके कारण जो पार्टिकल का डिफ्लेक्ट होगा, विक्षेपित होगा, वो कहां पर होगा? राइट साइड में होगा। और अगर आप नॉर्थन हेमिस्फीयर में बात कर रहे हो, दक्षिणी गोलार्ध में बात करते हो, उस केस में लेमडा हमारा नेगेटिव होगा, और लेमडा नेगेटिव होगा उसके कारण जो आपका पार्टिकल या प्रोजेक्टाइल डिफ्लेक्ट होगा वो आपका लेफ्ट डायरेक्शन में होगा। किस दिशा में होगा? आपका वामावर्त दिशा में होगा। और इसको हम क्या बोलते हैं? फेरल लॉ या फेरल का नियम। तो मैं आगे लिख देता हूं। Since in northern hemisphere लेमडा पॉजिटिव, लेमडा धनात्मक है, क्योंकि कहां पे मेजर कर रहे हैं? दिस इज मेजर्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसलिए क्या होगा? हेंस द प्रोजेक्टाइल डिफ्लेक्ट, projectile deflect, projectile get deflected in right direction, और towards right लिख देता हूं मैं, directed towards right due to FC horizontal। इसका जस्ट उल्टा इन THEREN इन साउथर्न हेमिस्फेयर लैम्डा इज नेगेटिव। नेगेटिव क्यों होगा? क्योंकि इसको आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहे हो। तो उस केस में प्रोजेक्टाइल किधर डिफ्लेक्ट होगा? प्रोजेक्टाइल डिफ्लेक्ट टुवर्ड लेफ्ट। और इसको क्या बोलेंगे? दिस इज फेरल लॉ, FEREL, फेरल लॉ। तो अगर आप नॉर्थन हेमिस्फीयर की बात करोगे, उत्तरी गोलार्ध की बात करोगे, तो लैम्डा पॉजिटिव होता है क्योंकि उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, और इसके कारण जो आपका प्रोजेक्टाइल है या प्रक्षेप है, वो प्रक्षेप आपका किधर मूव करेगा? राइट डायरेक्शन में। और अगर आप उल्टा लेते हो, अगर आप साउथर्न हेमिस्फीयर या दक्षिणी गोलार्ध की बात करोगे, तो लैम्डा हमारा नेगेटिव होगा क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करोगे। इसके कारण जो आपका प्रोजेक्टाइल है, प्रक्षेप है, वो लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट होगा, लेफ्ट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होगा, मूव करेगा, डिफ्लेक्ट होगा, विक्षेपित होगा। और इसको क्या बोल रहे हैं? फेरल लॉ। अब हिंदी में लिख देता हूं। चूंकि उत्तरी गोलार्ध में लैम्डा धनात्मक होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसको हम क्लॉकवाइज या दक्षिणावर्त दिशा में मापते हैं,
इसलिए प्रक्षेप्य राइट साइड में क्या बोलोगे? राइट हैंड साइड है ना, राइट हैंड साइड मतलब दक्षिणावर्त या दाईं ओर। प्रक्षेप्य दाईं ओर विक्षेपित होता है, दाईं ओर एफ सी हॉरिजेंटल के कारण विक्षेपित होता है। इसका उल्टा ले लेता हूं, क्योंकि उत्तरी की जगह दक्षिणी गोलार्ध आ जाएगा, लैम्डा पॉजिटिव की जगह लैम्डा नेगेटिव आ जाएगा, दक्षिणावर्त की जगह वामावर्त आ जाएगा। और इस नियम को क्या बोलते हैं? इस नियम को फेरल का नियम कहते हैं। फेरल का नियम कहते हैं। क्लियर है? देख लो इसको। नाउ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है एप्लीकेशन ऑफ कोरियोलिस फोर्स। तो एप्लीकेशंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स हिंदी में लिख देता हूं मैं। कोरियोलिस बल के अनुप्रयोग। अब कोरियोलिस बल क्या है वो तो हमने बता दिया। कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट क्या होगा वो भी हमने ले लिया है। कब? अगर आप प्रोजेक्टाइल को, अगर आप बॉडी को लार्ज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्रोवाइड करते हो, बहुत अधिक मान का क्षैतिज वेग प्रोवाइड करते हो, उस केस में तो एफ सी हॉरिजॉन्टल और एफ सी वर्टिकल दोनों हमने निकाले थे। अब कोरियोलिस बल के अनुप्रयोग क्या होंगे, एप्लीकेशन क्या होंगे, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमारी एप्लीकेशन है वो है इरोजन ऑफ रिवर बैंक। अब रिवर बैंक क्या होती है? नदी के किनारों का कटाव। अब नदी के जो किनारे हैं वो आपके कट जाते हैं, उसके धीरे धीरे कट होता जाता है। अब उसके बारे में हम यहां पर लेंगे कोरियोलिस फोर्स के कारण ऐसा क्यों होता है। अब हमने लिखा है सिंस द डायरेक्शन ऑफ कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस फोर्स की डायरेक्शन हमने निकाली थी इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में कोरियोलिस फोर्स की डायरेक्शन क्या थी? टुवर्ड्स राइट, दाईं ओर। और अगर आप साउथर्न हेमिस्फीयर लोगे या दक्षिणी गोलार्ध लोगे तो वहां पर क्या थी? वो हमारी टुवर्ड्स लेफ्ट थी, हमारी बाईं ओर थी। तो इसके कारण क्या होता है? रिवर बैंक हमारे कट जाते हैं, नदी के किनारे में कट जाते हैं। उसकी डायरेक्शन क्या होगी वो हम यहां पर ले लेंगे। तो यहां पर मैं लिख देता हूं
since the direction of Coriolis force in northern and southern THRN सही करना पड़ेगा, यहां पर ई नहीं आएगा। साउथर्न हेमिस्फीयर है ना, इसको सही कर देता हूं। ठीक है, since the direction of Coriolis force in northern and southern hemisphere, southern hemisphere is towards नॉर्थर्न में क्या होते हैं राइट, एंड साउथर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है लेफ्ट रेस्पेक्टिवली। तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में तो राइट साइड में है कोरियोलिस फोर्स की डायरेक्शन, और साउथर्न हेमिस्फीयर में किधर है लेफ्ट साइड में, एंड हेंस the erosion of river bank are towards right and left in northern and southern hemisphere respectively। क्लियर है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में राइट साइड में आपको कोरियोलिस फोर्स की डायरेक्शन है, इसलिए राइट साइड में रिवर बैंक कट होगा, एंड साउथर्न हेमिस्फीयर में क्योंकि कोरियोलिस फोर्स की डायरेक्शन लेफ्ट है तो लेफ्ट साइड में आपका रिवर बैंक कट होगा, तो यहां उसका इरोजन होगा। तो निम्न लिख देता हूं मैं, क्योंकि उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध में कोरियोलिस बल की दिशा क्रमशः दाईं तथा बाईं ओर होती है। इसलिए नदी के किनारों का कटाव उत्तरी तथा
दक्षिणी गोलार्ध में क्रमशः दाईं तथा बाईं ओर होता है। दाईं तथा बाईं ओर होता है। ठीक है, ये हमारा इरोजन ऑफ रिवर बैंक आ गया है। अब एक और एप्लीकेशन हम ले लेते हैं, वो क्या है, साइक्लोन या चक्रवात। साइक्लोन्स या चक्रवात। अब चक्रवात क्यों आता है उसकी हम बात कर रहे हैं। ये भी हमारा कॉरियोलिस फोर्स के कारण ही है, कॉरियोलिस बल के कारण ही है। सो since wind is blowing from from higher pressure region to इसमें मैं लिख देता हूं एक बार, अंडू इसको मिटा देते हैं और इसको हम ऊपर ले लेते हैं। सिंस एक मिनट, इसको मिटाना पड़ेगा, मैं वापस इसको लेता हूं, देखो इरेज। सेलेक्ट टेक्स्ट
डिलीट। अब यहां पे मैं वापस लिख देता हूं, सिंस wind is blowing from higher pressure region to lower pressure region, but due to Coriolis force, the particle drift towards the right particle of air, है ना, particle of air drift towards the right in northern hemisphere, and hence cyclone is observed. Cyclone is observed. अभी डायग्राम में बना देता हूं, इसको मैं पहले हिंदी में लिख देता हूं, फिर इसका डायग्राम हम बना देंगे। तो ये क्या बोल रहा है, ये कह रहा है चूंकि वायु अधिक दाब वाले क्षेत्र से कम दाब वाले क्षेत्र, अधिक दाब वाले क्षेत्र से कम दाब वाले क्षेत्र की ओर प्रवाहित होती है, विंड किस डायरेक्शन में ब्लो होती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर रीजन की तरफ। क्योंकि वायु अधिक दाब वाले क्षेत्र से कम दाब वाले क्षेत्र की ओर प्रवाहित होती है, परंतु कॉरियोलिस बल के कारण वायु के कण उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर विक्षेपित होते हैं। दाईं ओर विक्षेपित होते हैं। अतः चक्रवात दिखाई देता है या दृष्टिगत होता है, दृष्टिगत होता है। डायग्राम इसका मैं बना देता हूं। रीजन मैंने बता दिया है कि एयर जो है या वायु जो है आपके हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की तरफ मूव करेगी, और कॉरियोलिस फोर्स के कारण एयर के जो पार्टिकल है, वायु के कण है, वो उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर विक्षेपित होगा। तो उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा क्या होगी और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगी, वो हम आगे ले लेते हैं। तो एक चक्रवात तो हमारा ये है और दूसरा हमारा ये है। ये दोनों चक्रवात हैं। अब ये किस साइड में है, ये वाला जो फर्स्ट वाला जो हमारा चक्रवात है, ये हमारा
इन नॉर्थन हेमिस्फेयर, उत्तरी गोलार्ध में इस टाइप से होगा, और अगर हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो चक्रवात हमारा ये होगा, दिस इज इन साउथर्न हेमिस्फेयर, दक्षिणी गोलार्ध में। आज का टॉपिक हम यहीं पे एंड करते हैं। आज हमने कॉरियोलिस फोर्स के एप्लीकेशन और उसके इफेक्ट के बारे में जानकारी प्राप्त की है। अब कॉरियोलिस फोर्स का एक और इफेक्ट है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। तो अगर आपको ये सारे कंटेंट फुल मोड में चाहिए तो आप हमारा सरस्वती एकेडमी ऐप भी उसको डाउनलोड कीजिएगा और आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे जो भी हम कंटेंट अपलोड करें सबसे पहले आपके पास में पहुंचे। तो बहुत जल्दी मिलते हैं एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।